नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने पीएम मोदी से ऐसा सवाल दागा कि जवाब देना तो दूर, पीएम मोदी सिर झुकाए वहां से निकल गए। लेकिन अब हेले को इस सवाल की कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारत में इस खबर की एंट्री के साथ ही बीजेपी ने इस पूरे मामले का दोष राहुल गांधी के सिर पर मढ़ दिया है। इस बीच अमेरिका ने अडानी को बहुत बड़ी राहत दे दी है। उधर जंग के मोर्चे पर भी ईरान अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने है और तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। नॉर्वे में पीएम मोदी से तीखा सवाल, पत्रकार हेले ने लिफ्ट तक किया पीछा। पीएम मोदी से सवाल पूछने पर घिरी हेले, दक्षिणपंथी समूहों ने शुरू की ट्रोलिंग। नॉर्वे में सवालों से भागे मोदी, बीजेपी ने राहुल पर लगाया एजेंडा चलाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने के दिए आदेश। ट्रंप के ईरान हमले वाले बयान पर भड़का तेहरान, दे दी सख्त चेतावनी। पीएम के नॉर्वे दौरे के दौरान नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की आजादी को लेकर तीखा सवाल किया। ये घटना उस समय हुई जब पीएम मोदी अपने बयान के बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान पत्रकार ने जोर से सवाल पूछा कि दुनिया की सबसे आजाद प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता। पीएम मोदी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। पत्रकार ने बाद में खुद वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें जवाब की उम्मीद थी ही नहीं। उन्होंने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला देते हुए कहा कि नॉर्वे टॉप पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पत्रकार का दावा है कि उन्होंने पीएम मोदी का लिफ्ट तक पीछा किया और वहां दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मानवाधिकार और प्रेस फ्रीडम पर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सवाल अधूरा रह। हेले ने सवाल पूछने के लिए पीएम मोदी का पीछा किया तो विदेश मंत्रालय ने हेले को प्रेस ब्रीफिंग में आने का न्योता दे दिया। इस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। यहाँ पत्रकार हेले ने फिर से वही सवाल दोहराए कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के बीच भारत पर भरोसा क्यों किया जाए और क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब दे पाएंगे। इस पर राजनयिक ने भारत का बचाव करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जहां योग की परंपरा है और कोरोना काल में भारत ने दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत पर भरोसा करना चाहिए। जब पत्रकार ने दोबारा स्पष्ट जवाब मांगने की कोशिश की तो उन्हें और सवाल पूछने से रोक दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पत्रकार को लेकर विवाद भी शुरू हो गया और कुछ लोगों ने उन पर ट्रोलिंग और आरोप लगाने शुरू कर दिए, जबकि उन्होंने खुद को एक केवल पत्रकार बताया। पीएम मोदी से सवाल पूछने पर नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग को अब भारत में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने घेर लिया है। हिंदुत्व नाइट नाम के एक एक्स अकाउंट ने हेले की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने इनसे फोन पर बात की, उनकी आवाज काफी शांत थी। मैंने वही सवाल पूछने की कोशिश की जो वो पीएम मोदी से पूछना चाह रही थी। उसने बस इतना कहा कि मोदी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें पसंद नहीं करती। मैंने कहा कि मोदी ने एक हफ्ते पहले हुए 5 में से 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, तो वो उलझन में पड़ गई और पूछने लगी कि आखिर कुल कितने राज्य हैं। इस पोस्ट पर हेले ने जवाब देते हुए लिखा कि मेरी इस अकाउंट होल्डर से फोन पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसी के साथ कुछ दक्षिणपंथी समूह तो अब हेले की निजी जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर और यहां तक कि घर का पता भी ऑनलाइन साझा किया जा रहा है। भले पीएम मोदी ने नॉर्वे की मीडिया के सवालों के जवाब न दिए हों, लेकिन नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर ने भारतीय मीडिया से बात की और उम्मीद जताई कि भारत अपने रूस के साथ रिश्तों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में सीज फायर कराने के लिए करेगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस पर ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है ताकि वो बातचीत की टेबल पर आए और युद्ध खत्म करने की गंभीर कोशिश करे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय नेतृत्व के रूस के साथ सीधे संपर्क हैं और उम्मीद है कि भारत इन चैनलों का इस्तेमाल युद्ध विराम की दिशा में करेगा। स्टोर ने साफ कहा कि रूस को आर्थिक दबाव महसूस होना चाहिए, खासकर ऊर्जा निर्यात पर रोक के जरिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे का भारत और नॉर्वे के रिश्तों पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। नॉर्वे के पीएम ने भारतीय मीडिया के सवालों के जवाब दे दिए। सबूत के लिए तस्वीरें भी सामने आ गईं, लेकिन भारत में बीजेपी की तरफ से कोई और ही कहानी तैयार की जा रही है। जैसे जैसे पीएम मोदी के नॉर्वे मीडिया के सवालों से भागने की खबर भारत आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी नेता एक्टिव होकर मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सवाल नहीं लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला सन की तंत्र
एक बिगड़ैल पत्रकार के बयान पर राजनीति कर रहा है। मालवीय ने कहा कि कुछ लोग मजबूत भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल का जवाब न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए लिखा कि जब दुनिया एक डरे हुए प्रधानमंत्री को सवालों से भागते देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी ने लिखा कि जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर डर किस बात का है। जब पूरी दुनिया भारत के एक कमजोर प्रधानमंत्री को घबरा कर कुछ सवालों से भागते हुए देखती है तो हमारे देश की छवि पर क्या असर पड़ता है। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए हेली लिंग ने राहुल से इंटरव्यू देने के लिए कहा। हेले ने लिखा कि क्या आप मंगलवार को नॉर्वे के समय अनुसार फोन पर इंटरव्यू देने के लिए उपलब्ध होंगे। नॉर्वे की यात्रा के बारे में आपके विचार जानना दिलचस्प। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अब इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और लिखा कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे कि मानो पीछे कोई भूत लग गया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल ना पूछ लिया जाए। सोचिए अगर देश के मीडिया उनसे ऐसा सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत हो जाएगी। लेकिन यहाँ मीडिया नहीं चरण चुंबक है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेश घूमने से कुछ नहीं होता, वहां के आजाद समाज से कुछ सीखना भी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी तंज कसा कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमसे सवाल मत पूछो। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते। अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर, अमेरिका में केस हुआ बंद। जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। ट्रंप के हमले वाले बयान पर ईरान का तीखा पलटवार। देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि लोग डर के साए में नहीं जी सकते। कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दोहराए। कोर्ट ने हर जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर बनाने और उसकी जरूरत के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों को फेंसिंग, नसबंदी और वैक्सीनेशन की व्यवस्था मजबूत करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या पर भी सख्ती दिखाते हुए एनएचएआई को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिका से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अमेरिकी सरकार ने उन पर लगाए गए सभी आपराधिक आरोप पूरी तरह से वापस ले लिए हैं। इसके लिए न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में बाकायदा एक याचिका दायर की थी। अदालत ने भी इस आरोप पत्र को हमेशा के लिए खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि ये मामला अब अमेरिका में दोबारा कभी नहीं खुलेगा। इस बड़े फैसले के साथ ही अडानी ग्रुप की सारी कानूनी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। दरअसल पिछले हफ्ते ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला सुलझाया था। इस सिविल मामले में समझौता करने के लिए अडानी ग्रुप ने बड़ी रकम भी चुकाई है। इसमें गौतम अडानी ने करीब 51 करोड़ और सागर अडानी ने 102 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान प्रतिबंधों से जुड़े एक दूसरे मामले को भी सुलझा लिया गया है। इस एलपीजी आयात मामले में करीब 2350 करोड़ रुपए देकर सेटलमेंट किया गया है। आखिरकार अब अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहे सारे विवाद पूरी तरह थम गए। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। एक हफ्ते के भीतर कीमतों में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले बीते 15 मई को भी तेल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल करीब 98 रुपए 64 पैसे का हो गया है। वहीं दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 58 पैसे चुकाने होंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो पेट्रोल की कीमत 107 रुपए के पार निकल गई है। कोलकाता में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है और वहां ये अब 109 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चेन्नई के लोगों को भी अब पेट्रोल के लिए करीब 104 रुपए और 49 पैसे देने होंगे। इस तरह लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर संभावित सैन्य हमलों वाले बयान के बाद अब ईरान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वो खुद ही हमले की तारीख तय करते हैं और फिर खुद ही उसे रद्द भी कर देते हैं। मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका ये सोच रहा है कि धमकियों से ईरानी जनता और सरकार झुक जाएगी,
लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की मजबूत सेना और जनता का हौसला अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं ने उनसे ईरान पर हमला रोकने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने फिलहाल सैन्य कार्रवाई टालने की बात कही। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा सकता है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे हम फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.